हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख 21 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और इसके बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो जाता है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा? तो 2028 में। इसकी व्याख्या है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। और इसके बाद वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? तो एस सोमनाथ जी हैं। और इसके बाद इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। एम एस सोमनाथ जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। यह आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ जी की। ठीक है, इसके बाद इसरो जो है 2028 तक चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा, जो चांद के कुछ नमूने लेकर आएगा। ठीक है, यानी कि कुछ मिट्टी वगैरह या कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर जो है चंद्रमा पर से चंद्रयान 4 लेकर आएगा। ठीक है, और जो है जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था तो उसके साथ जो है रोवर का वजन 30 केजी था। और जब चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा तो इसमें जो रोवर है उसका वजन कितना रखा गया है? तो 350 किलो। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि जब चंद्रयान 3 था तो उसके रोवर का वेट कितना था? तो 30 केजी था। और जो चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा उसमें रोवर का वजन कितना होगा? 350 केजी। ठीक है, 2035 तक जो है भारत जो है अपना अंतरिक्ष में एक स्टेशन यानी ठीक है स्टेशन बना लेगा। कब तक? तो भारत जो है 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बना लेगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और इसके बाद यह जो है चंद्रयान 3 मून की साउथ पोल पर कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त को लैंड किया था। और इस दिन जो है हम क्या मनाते हैं? तो 23 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, और जो है जिस जगह पर जो है मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड किया था उस जगह को क्या कहा जाता था? तो शिव शक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उस जगह को क्या कहा जाता है? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। और 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। इसके बाद सूर्य के लिए मिशन भेजा गया था जिसका क्या नाम है? आदित्य L1। और यह 2 सितंबर को भेजा गया था। और किस रॉकेट से? तो PSLV C57 रॉकेट से जो है आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। और जो है L1 पॉइंट पर यह जाकर प्रस्थापित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाएगा, इसी स्थान पर जो है आपका आदित्य L1 जाकर रुक जाएगा। ठीक है, और इसको जो है यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 125 दिन लगने वाला है। मंगलयान पहली बार जो है मंगलयान जो मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था, यह पहली बार में ही भारत जो है मंगलयान पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। पहले ही प्रयास में भारत जो है मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। ठीक है, और जो है मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C25 से। ठीक है, समुद्रयान जो है यह लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और इसमें समुद्रयान में जो व्हीकल यूज होगा उसका क्या नाम है? तो मत्स्य 6000 है। ठीक है, यानी कि समुद्र की गहराई में जाकर खोज करेगा। आपका सेकंड प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नोमा को। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह एक बीमारी है। अब देखते हैं कि WHO के बारे में। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और अभी हाल ही में WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची जो है जारी की है, जिसमें जो है जहां पर गर्मी और गरीबी दोनों अधिक होते हैं वहीं पर जो है नोमा बीमारी का प्रकोप देखा गया। ठीक है, और यह नोमा बीमारी शरीर के किस भाग को मतलब प्रभावित करता है? तो यह त्वचा की बीमारी है। यह सबसे ज्यादा जो है त्वचा पर ही अपना प्रकोप दिखाता है। ठीक है, तो याद रखें WHO ने किस बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नोमा बीमारी को। अब देखते हैं JN.1 यह क्या है? तो यह कोरोना का सब वेरिएंट है। इसके बाद पोलियो मुक्त भारत कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। और पोलियो जो है किससे होता है? तो यह बीमारी जो है वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो का वैक्सीन का क्या नाम है? तो पोलियो की वैक्सीन का नाम है साल्क।
इसके बाद शाही रोग को क्या कहा जाता है, तो शाही रोग को भी क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो इससे संबंधित हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पढ़ेंगे, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इसके बाद रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। अभी हाल ही में जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 जो है शुरू किया गया है। इसकी घोषणा कब की गई है, तो 20 दिसंबर को की गई है। और इसकी घोषणा कौन की है, तो युवा और खेल मंत्रालय ने। और यह पुरस्कार कब दिया जाएगा, तो 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा। और जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में जो चयन समिति के हेड बने थे वो कौन है, तो है जस्टिस एम खान बिलकर। ठीक है, तो कौन है, तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में जो चयन समिति के हेड बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो कौन है, जस्टिस एम खान बिलकर है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 यह किसे दिया जाएगा। और यह इसका पहले क्या नाम था, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। और इसमें जो है टोटल इनामी राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है और यह खेल का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद पहला जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यह दिया गया था विश्वनाथ आनंद जी को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। 2022 में किसे दिया गया था, तो यह शरद कमल को दिया गया था, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और 2023 में किसे दिया जाएगा, तो यह सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया जाएगा, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्जुन पुरस्कार 2023। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में हुई है। और इसमें इनामी राशि कितनी है, तो 15 लाख रुपए है। और 2023 में कितने लोगों को दिया जाएगा, तो यह 26 लोग यानी कि 26 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1985 में की गई थी। इसमें जो है इनामी राशि कितनी है, तो इसमें भी इनामी राशि है 15 लाख। और जो है यह 5 कोचों को इस बार दिया जाएगा। ठीक है, एक और पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसे क्या कहते हैं, माका कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2023। यह जो है यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और अभी हाल ही में जो है 3 यूनिवर्सिटियों को दिया गया है, यानी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक की जो यूनिवर्सिटी थी उसे जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर जो है 2022 में भी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय था, और अब की बार भी गुरु नानक विश्वविद्यालय है। और यह कहाँ पर है, अमृतसर में है। और जबकि दूसरे रैंक पर आई है लवली यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर आया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो आप याद रखेंगे, गुरु नानक पहले स्थान पर है, लवली दूसरे और कुरुक्षेत्र तीसरे पर। चौथा प्रश्न है द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार 2021 में लड़कियों की सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हुए हैं। तो द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार जो है सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में हुआ है, लड़कियों का बाल विवाह किस राज्य में हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। अभी जो है हाल ही में क्या हुआ, द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट पेश की है बाल विवाह के बारे में 2021 में। ठीक है, इसमें जो है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए जो है अपनी रिपोर्ट पेश की गई है कि सबसे ज्यादा जो है लड़के बाल विवाह के मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा लड़कों का बाल विवाह किया गया है और सबसे ज्यादा लड़कियों का किस राज्य में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हर 6 में से एक लड़के का विवाह किया गया है जो नाबालिग था, और इसके बाद हर 5 में से एक लड़कियों का विवाह किया गया था जो नाबालिग है। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल कितने लड़कों का 2021 में शादी किया गया था जो नाबालिग थे, तो 14.5 लाख जो है बालक थे, और इसके बाद जो है 13.5 लाख जो है कौन थी, बालिकाएं थी। ठीक है, तो लड़कों के मामले में जो है गुजरात पहले नंबर पर है, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बाल विवाह किया गया है, और लड़कियों मामले में आपका बिहार है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो विलियम बेंटिंक ने किया था, और कब किया था, तो 1829 में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 127 रैंक है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है, तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक है 127। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा,
कि लड़कियों का सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हो रहा है, तो बिहार में, जो कि ये डाटा रिकॉर्डेड है, यानी कि जो मतलब जो शिकायत के आधार पर इनको जो है नोट किया गया है वो डाटा है, और जिनका डाटा नहीं है तो उनका कुछ पता भी नहीं है अभी। ठीक है, तो इतना जो है रिकॉर्डेड डाटा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवा है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। तो भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। तो आपका सही जवाब पहले हो जाएगा ऑप्शन ए व बी दोनों, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं UNFCCC, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो UNFCCC का मुख्यालय है बॉन, जर्मनी में। ठीक है, और इसी के जो सदस्य देश होते हैं, इनकी सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है, कॉप कहा जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। और जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉप का पहला बैठक कहाँ हुआ था, तो यह बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। और कब हुआ था, तो 1995, मतलब जब स्थापना हुई थी उसी के एक साल बाद। और फिर देखते हैं कि COP 21 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी, तो पेरिस में। और कब हुई थी, तो 2015 में। इसी में जो है UNFCCC के जो सदस्य देश थे, इन्होंने सब ने अपना अपना एक NDC घोषित किया था कि हम अपने देश में जो है इस तरह का कानून बनाकर और उसे लागू करेंगे जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो भारत ने भी अपना जो है क्या जारी किया, NDC यानी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान सूची जारी करी थी। और इसमें भारत ने जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए 3 लक्ष्य तय किए थे। ठीक है, 2015 के COP सम्मेलन में। और कौन कौन से हैं जो भारत ने समय से पहले प्राप्त कर लिए हैं, तो तीन सूची जारी किया था। पहला हो जाता उत्सर्जन तीव्रता को जो है 33 से 35% तक कम करना, इसको भारत ने प्राप्त कर लिया है। और गैर जीवाश्म ऊर्जा, यानी इसमें जो है कुल 100% का जो है 40% कम करना था, तो भारत ने ये भी कर लिया है। तो भारत ने अपने 2 लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तीसरा भी प्राप्त करना है 2025 तक, तो भारत इसको भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन 2023 में जो है 31 अक्टूबर 2023 तक इन 2 लक्ष्यों को भारत ने प्राप्त कर लिया है। इसके बाद तीसरा था कौन सा, तो 2.5 से 3 मिलियन टन कार्बन डिस्क तैयार करना। ठीक है, यानी कि कार्बन को जो है जितना उत्सर्जन किया जा रहा है उसको जो है कहीं पर जो है यूज कर लिया जाए, यानी कि पर्यावरण के लिए यह नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए जो है अभी भारत इसमें जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। लेकिन जो टारगेट अब मतलब साल निर्धारित किया था उसके पहले 2 को प्राप्त कर लिया है। अभी साल इसका बचा हुआ है अपने टारगेट को पहुंचने के लिए, हो सकता है इसे भी भारत प्राप्त कर ले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है हमारा, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एयर इंडिया। इसके बारे में देख लेते हैं कि एयर इंडिया जो है एक वर्ष में 100 मिलियन यात्री को जो है आने ले जाने में भारत की पहली एयरलाइंस बन गई है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन सी है, तो यह भी हो जाता है आपका इंडिया, यानी कि 100 में से 60% यात्रियों को जो है कौन लेकर आती जाती है, तो एयर इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिगो लेकर आती जाती है। तो आप याद रखेंगे कि जो है 100 मिलियन यात्रियों को एक साल में लेकर आने जाने का कार्य किस एयरलाइंस ने किया है, तो इंडिगो ने। इसके साथ ही एयरबस कंपनी के साथ 500 विमान का समझौता किसने किया था, तो वो भी किया था इंडिगो ने। ठीक है, एयर इंडिगो ने एयरबस कंपनी के साथ 500 विमान का समझौता किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रुबेन अजार, जो कि किसके स्थान पर आए हैं, तो नौगार गिलोन के स्थान पर आए हैं। तो पहला सही जवाब हो जाएगा हमारा रुबेन अजार। इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो है रुबेन अजार जो है यह इजराइल के भारत में राजदूत बने हैं। और एंड्री राजो एलेना कौन है, तो यह जो है मेडागास्कर के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो इजराइल से सीमा बनाने वाले देश हो जाते हैं आपका मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, जिसमें मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा, लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत, सीरिया की राजधानी का नाम है दशमिक और जॉर्डन की राजधानी का नाम है अम्मान। ठीक है, और इजराइल की सीमा जो है ये भी पूछा गया है कि इजराइल की सीमा क्या भूमध्य सागर से लगती है या नहीं लगती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लगती है।
और इजराइल की राजधानी का क्या नाम हो जाता है, तो जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी का नाम हो जाता है। ठीक है, तो इससे सीमा बनाने वाले 4 देश हैं, मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। और भारत में जो है इजराइल के राजदूत कौन बनाए गए हैं, तो रूबेन अजार, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न। हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पूनम खेत्रपाल जी को। अब देख लेते हैं कि अभी हाल ही में भारत की जो है पूनम खेत्रपाल, इन्हें जो है भूटान का ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी गोल्ड मेडल दिया गया है। और यह मेडल किसने दिया है, तो भूटान के जो राजा नरेश हैं, जिनका क्या नाम है, नामग्याल वांगचुक ने इन्हें जो है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है भूटान का, इसे दिया गया है पूनम खेत्री जी को। ठीक है, और इन्हें क्यों दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो है पूनम खेत्रीपाल ये WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय महिला निदेशक हैं। और इन्हीं के प्रयास से जो है भी हाल ही में भूटान जो है रूबेला फ्री घोषित हुआ है पूनम खेत्रपाल जी के योगदान से। तो इसलिए जो है भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक ने इन्हें अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। इसके बाद एक और पुरस्कार है जिसका क्या नाम है, गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड। यह किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है चिल्ड्रन ऑफ नो बॉडी। यह एक फिल्म है और यह फिल्म किस देश की है, तो यह फिल्म है इजराइल की। इसे जो है चिल्ड्रन ऑफ नो बॉडी फिल्म को जो है गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा 9वां प्रश्न हो जाता है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है, तो हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ कोठारी ने यह पुरस्कार जीता है। इसके बारे में देख लेते हैं। सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर यह सौरभ कोठारी ने जीता है, और किसको हराकर, तो पारस गुप्ता को हराकर जीता है। इसमें जो है जो स्नूकर को जो है बिलियर्ड्स भी कहा जाता है। बिलियर्ड और स्नूकर के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, तो इन दोनों मतलब एक ही खेल है दोनों, तो स्नूकर के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, क्यू रेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विजय हरारे ट्रॉफी, यह किसने जीता है, तो हरियाणा ने जीता है। और किसे हराकर, तो यह राजस्थान को हराकर जीता है। और विजय हरारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप यह किसने जीता है, तो यह मोहन बगान ने जीता है। किसे हराकर, तो ईस्ट बंगाल को हराकर जीता है। और डूरंड कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है, तो फुटबॉल से संबंधित यह जो है ट्रॉफी है। आज का आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट, देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, तो देश की जीडीपी में अब जो है दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आ गया है जो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान देता है देश के, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देश की जीडीपी में योगदान देने के मामले में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, जो कि पूरे देश की जीडीपी में 15.7% का योगदान करता है। और वहीं जो है उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर आ गया है, और कितना जो है देश की जीडीपी में योगदान कर रहा है, तो 9.2% योगदान कर रहा है। ठीक है, तो पहले जो है दूसरे नंबर पर तमिलनाडु था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश हो गया है, और तीसरे नंबर पर चला गया है आपका तमिलनाडु, जो है देश की जीडीपी में 9% का योगदान दे रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो देश की जीडीपी में पहले स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु है। ठीक है, भारत की पहली मोटो जीपी रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया था। और इसमें जो है मोटो जीपी रेस का विजेता कौन बना था, तो यह बना था मार्को बेचेंजी, जो कि कहाँ का है, तो यह इटली का है। ठीक है, इसके बाद स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो यह वाराणसी में किया गया है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन और उनके साथ जो है थोड़े बहुत ललन टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। आप सभी को पता है कि भी जो है आरओ यूपीपीएससी जैसे एग्जामों की जो है लिस्ट मतलब वो डेट आ गया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ललन टॉप क्वेश्चन कम कर दिए हैं, जबकि जो आपका व्याख्या और इसके बाद करंट अफेयर क्वेश्चन है इसको पूरी देते हैं। तो बस आप इसी प्रयास में जो है कि जब एग्जाम हो जाएगा तो हम पूरा जो है अपना ललन टॉप क्वेश्चन और जो है जितने भी सर करवाते हैं कुमार गौरव सर, उसको हम पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो बस इतना सा योगदान आप सभी कर देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।